हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के हिंदी की क्लास के साथ मैं आर्यन भाटी। कहते हैं ना कि अभ्यास करने से सफलता जरूर मिलती है, और जैसे एक रस्सी होती है जो सील को भी काट देती है, पत्थर को भी काट देती है, उसी भांति अपन को भी लगातार इन प्रकरणों के ऊपर विभिन्न प्रश्न देख करके अभ्यास करना सीखना है। और इस अभ्यास के साथ ही आज हम हिंदी के अंदर प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे और उस प्रश्नोत्तरी के द्वारा अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं और कैसे उनको हमें सॉल्व करना है, कैसे उनको हल करना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी के अंदर विभिन्न प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से अशुद्ध निम्न में से अशुद्ध विप्रार्थक शब्द हैं। विप्रार्थी शब्द का मतलब पहले समझना है अपन को, ठीक है ना। हाँ तो देखिए सबसे पहले अपन को पहला प्रश्न यहाँ पे देखना है कि पहला प्रश्न कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो निम्न में से अशुद्ध विप्रार्थी शब्द हैं। अशुद्ध विप्रार्थी शब्द का अर्थ समझना है कि वह शब्द जो किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ बताता है। तो जो विपरीत अर्थ बताता है उसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना। तो विलोम शब्द की बताना है कि कौन सा इसके अंदर जो विलोम है वो गलत है, अशुद्ध है। पक्ष, प्रतिपक्ष एकदम सही, आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग, नरक। और इसमें देखो यहां पे हैं सामीस और शाकाहारी। अब इसका अर्थ समझना है। सामीस का मतलब होता है जो मांस का भोग करता है, जो मांस खाता है। और निरामिष, इसमें शाकाहारी नहीं होगा, निरामिष होगा, निरामिष, ठीक है ना। निरामिष शाकाहारी होता है जो केवल जो है अनाज ये भोजन का सेवन करता है, शाक भोजन का सेवन करता है, कंदमूल फल इनका भोग करता है, शाकाहारी। इनका शाकाहारी का हो जाएगा मांसाहारी, मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। रतन, पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनकार्ती के अर्थ हैं। तो यहां पर सबसे देखना है कि ये जो सारे शब्द हैं इनका अर्थ देगा ये शब्द, ठीक है ना। तो गिरि, नग, भास्कर, भास्कर को सूर्य, नग पर्वत, गिरि पर्वत को कहते हैं। परंतु यहाँ जो है वृक्ष, गिरि को वृक्ष नहीं कह सकते, सूर्य को नग नहीं कह सकते। यानी इनको सबको एक शब्द के अंदर, अनेकार्थ शब्द एक शब्द में दिखना है उसको। तो इसका सही अर्थ होगा सारंग। सारंग शब्द यहां देखना है, सारंग, सारंग और हरि, ये हिंदी के अंदर ऐसे शब्द हैं जिनको आप पर्यायवाची शब्दों के अंदर कहीं पर भी काम में ले सकते हो। यानी सारंग शब्द एक दोहा है ना, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग बोलियो आई, जे सारंग मुख से कहे तो सारंग छूटियो गट जाए। यानी जो मोर होता है वो सर्प को लेकर के आकाश में उड़ जाता है और तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो अब यदि वो सर्प, सारंग का उपयोग किया, सर्प, यदि सर्प को छोड़े तो भी नीचे उसका शिकार गिर जाएगा, और यदि वो नहीं बोले तो उनके स्वभाव के विपरीत चला जाता है। अर्थात सारंग शब्द का अर्थ यहाँ पर मोर से भी लिया गया है, सारंग शब्द का अर्थ यहाँ पर सर्प से भी लिया गया है, और सारंग शब्द का अर्थ बादल से भी लिया गया है। तो इस प्रकार से सारंग शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर समझना है। और हरि शब्द का भी अर्थ कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना, नहीं का पूछा हुआ है, नहीं का पूछा हुआ है। यहां पर कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूर ध्यान देना है। यानी नहीं का पूछा हुआ और आप उसको गलत करोगे। पहला ऑप्शन देखो, जो जीता नहीं जा सके, बिल्कुल सही, जिसको हम अजय कहते हैं, जिसको जीत नहीं सके। गोद लिया हुआ उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ उसको दत्तक पुत्र कहते हैं, दत्तक पुत्र। और आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला उसको खग नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं नभचर। क्या कहते हैं? नभचर। जो आकाश में उड़ता है उसे नभचर कहते हैं, जो जमीन पर रहता है उसे स्थलचर कहते हैं, ठीक है ना। और जो जल में विचरण करता है उसे जलचर कहते हैं, ठीक है। इन शब्दों को भी अपन को ध्यान रखना है। खग का यहां पर मतलब होता है पक्षी। पक्षी उड़ता तो है, परंतु ये शब्द यहाँ पर आकाश में उड़ने वाला केवल पक्षी नहीं उड़ता, बहुत सारे जो है उड़ने वाले जीव होते हैं, उसको हम नभचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गिरा हुआ है पतित, उसको बिल्कुल एकदम सही है। तो यहां सही होगा आकाश में उड़ने वाला खग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व है, जिसको अपनी बुद्धि पर गर्व हो, उसके लिए पहला अकल का दुश्मन, दूसरा ऑप्शन है अकल के घोड़े दौड़ाना, तीसरा ऑप्शन है अकल पर पत्थर पड़ना, और यहां पर चौथा ऑप्शन है अकल का पुतला। तो बुद्धिमान होने का गर्व कौन करेगा? जिसका अकल का पुतला होगा। तो बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, थोड़ा दूसरे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। अकल का दुश्मन, बुद्धिहीन व्यक्ति, अकल का दुश्मन, अकल के घोड़े दौड़ाना, अर्थात बुद्धि, जो बुद्धिमान होगा, जो विभिन्न प्रकार की अपनी बुद्धि को उपयोग में लेगा, या बुद्धि को दौड़ाएगा, या बुद्धि के लिए, जो बुद्धि को काम में लेगा। और अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थात मूर्ख, बुद्धिहीन आदमी, उनके लिए अकल पर पत्थर पड़ना है। शब्द का ये मुहावरा का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर है बुद्धिमान होने का गर्व, यानी अकल का पुतला। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही है। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबहू निरामिष होई ने कागा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी पर लोकोक्ति दी हुई है, लोकोक्ति लोगों के द्वारा उक्ति, अर्थात प्राचीन समय से जो लोग बोलते आ रहे हैं और उसको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। लोगों की उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन। यहां पर देखते हैं, इसको पहले समझना है, ये आपको समझना जरूरी है। कबहू निरामिष होई ने कागा, कबू यानी कभी भी, निरामिष का मतलब हमने पीछे भी देखा है, निरामिष जो मांस का भोग करता है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था सामिष, ठीक है ना। निरामिष होई ने कागा, अर्थात जो कौवा कभी भी निरामिष नहीं होता है, जो मांस का भोग नहीं करता है, इसका अर्थ। तो अब अपन देखते हैं पहला ऑप्शन, दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी है, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। सी, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना। डी, कौवे और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। तो अब यहां पे इसका जो है सही अर्थ होगा कि दुष्ट के साथ बुरा, या यहां पर बी, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यानी कितना भी दुष्ट व्यक्ति है, वो कैसा भी बन जाए, कहीं पर भी तीर्थ करके आ जाए, परंतु अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संधि संबंधी, ठीक है, देखिए ध्यान से। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। तो देखिए यहां पर यण संधि का है गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरु धन आज्ञा, ठीक है ना। यहां पर उ के साथ में ए आने से ये जो है रा की ध्वनि यहां पर आ जाती है, गुरुवाज्ञा हो जाता है, ठीक है ना, गुरुवाज्ञा। यानी यहां पर ये व और र, ये र लव, यानी यहां पे यण संधि अंतस्थ व्यंजन जहां पर बीच में आते हैं, य व और र, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को समझ लेना है कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है ना। चले हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? संधि विच्छेद नहीं है। अभिषेक, रामायण, विषम और निधन च, निधन च। तो यहां पर सब में संधि विच्छेद हो रहा है, जबकि इसके अंदर संधि विच्छेद सही नहीं हो रहा है। नि विसर्ग धन च, यहां पर विसर्ग संधि है। यहां पर विसर्ग का जो हम इसको सही लिखेंगे तो हो जाएगा निश्चय, क्योंकि आगे जो विसर्ग के आगे यदि च आते हैं तो ये विसर्ग अपने ही जो से षटकोण में बदल, सॉरी से इसमें सलगम में बदल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा, अब से पहले अर्थ को समझना। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, क्रीड़ा यानी खेल, खेल। तो उसके लिए अपन को समास विग्रह सबसे पहले देखना है। क्रीड़ा के लिए छत्र, क्रीड़ा के लिए छत्र। दूसरा है क्रीड़ा और छत्र, क्रीड़ा और छत्र, और क्रीड़ा का छत्र, और डी ऑप्शन है क्रीड़ा और छत्र का समूह। तो यहां पर अपन को सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, खेल के लिए मैदान। यदि खेल देखते हैं तो खेल के लिए मैदान, यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। खेल के लिए मैदान, तत्पुरुष
समास का सुंदर सा उदाहरण है। ठीक है ना। चले हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यहां पर प्रश्न आ गया आपका वापस समास से संबंधित। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। ठीक है ना, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की पहचान अपन को सबसे पहले देखनी है कि जिसमें जो प्रथम पद होगा वो विशेषण होगा, यानी विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध स्थापित करने वाला होगा। प्रथम पद हमेशा विशेषण होगा। ठीक है ना, कर्मधारय समास के अंदर। तो कर्मधारय समास देखो, यहां पर नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण और समाज द्रोही, यहां पर डी ऑप्शन इसका सही है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता है कि वो क्या है, नीला है, अर्थात अपन का ये समास हो जाएगा नील कमल के अंदर, नील कमल। ठीक है ना, नील कमल, नील कमल के अंदर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। इसमें त्रिभुवन में देखते हैं तो त्रिभुवन तीन भवन अर्थात त्रिशब्द है और ये संख्यावाचक का बोध करा रहा। पहला पद किस समास के अंदर संख्यावाचक का बोध करवाता है, तो अपन को देखना है द्विगु समास के अंदर। द्विगु समास के अंदर जो पहला पद है वो संख्यावाचक का बोध कराता है। आमरण के अंदर, आमरण में जो प्रथम पद है अवयव है, अर्थात प्रथम पद किसमें अवयव होता है, अवयव भाव समास के अंदर प्रथम पद होता है वो अवयव होता है। और समाज का द्रोही, समाज का द्रोही, अर्थात यहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह, समाज का द्रोही। ठीक है ना, समाज का द्रोही, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक चिन्हों का लोप किस समास में होगा, कारक चिन्हों का लोप आपके तत्पुरुष समास के अंदर होगा। तो सबसे पहले इनको अपन को थोड़ा और देखना है, इसमें चर्चा करनी है कि कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य का बोध होगा, अव्ययभाव समास के अंदर प्रथम पद अवयव होगा और द्विगु समास के अंदर प्रथम पद संख्यावाची होगा और जिसमें कारक चिन्हों का लोप होगा वहां पर तत्पुरुष समास होगा। चले हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने यह है, देखो कि जैसे नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। अब यहां पर अपन को सीधा इनका अर्थ आना चाहिए। ठीक है, अर्थ जब तक पता नहीं है तब तक इसका उत्तर हम नहीं ढूंढ सकते। यहां पर इसका उत्तर होगा औ। ठीक है ना, किसी ऊपर को दर्शाने के लिए उप शब्द का, विपरीत अर्थ को दर्शाने के लिए प्रतिशब्द का प्रयोग किया जाता है। औ उपसर्ग को हम दर्शाते हैं तो यहां पर जैसे हीनता की दृष्टि या नीचे हीन भावना या किसी को नीचा दिखाने के लिए अपन जो है अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उपसर्ग शब्द कौन से होते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विदेशी भाषा से बनने वाला उपसर्ग, यानी हमारे प्राचीन भाषा संस्कृति, उसके बाद हिंदी, यहाँ पर भारत में बहुत सारे जो आक्रांता ने यहाँ पर आक्रमण किया था, इसके बाद जो भी शब्द यहाँ अपन के अरबी के, फारसी के और उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो हिंदी ने अपने आप में अपना लिए थे, तो उसके अंदर जो विदेशी भाषा के कुछ शब्द हैं और विदेशी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं जिनसे कुछ शब्द बने हुए हैं। यहाँ पर पुरस्कार, भरपेट, अधकचरा और हर रोज, इसमें शब्द होगा हर रोज, जो अरबी विदेशी भाषा से बन करके तैयार हुआ है। ठीक है ना, चले हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका संख्या 12 प्रश्न देखिए कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। यानी यहां पर जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय को दर्शाने वाला शब्द आपको ढूंढना है। ठीक है ना, यहां पर पनिहारी, धनवान, लालिमा और लकड़ारा, यहां पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लालिमा, भाववाचक प्रत्यय को दर्शाने वाला शब्द होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न आपका है कि अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। यहां पर इस नई की तरफ पहले ही आपको ऐसे अंडरलाइन करके देख लेना है कि इसमें नई शब्द की ओर इंगित किया हुआ है, तो शब्द अपन को गलत नहीं करना है। यानी यहां पर देखना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या, पावक भी है,
यहां पर कृषाणु भी है और जात वेद भी है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा नहीं है, इसमें है चमू, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब यहां पर जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबको ढूंढ रहा है, इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यहां पर ढूंढना। देखो पहले में है अब, उदक, सलील, विसिक, इदु, असंगु, अवनी, श्रोणी, मेदिनी, और डी ऑप्शन है नलिन, तामरस और सप्तदल, ठीक है ना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये नलिन, तामरस और सप्तदल। अब एक ट्रिक यहां पर अब लग गई ना, अपन को देख लेनी है कि कमल का पर्यायवाची शब्द को याद कैसे किया जाता है। एक आपको पर्यायवाची शब्द मैं बता रहा हूं जिससे आपको लगभग 4 पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपन को पानी का, ठीक है ना। पानी का पर्यायवाची शब्द को याद करना होगा। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन से, देखो जल, नीर, तोय, वारी और अंबु, ये आपको याद करना है। उसके बाद आपको किसके याद हो जाएंगे, कमल के, बादल के और समुद्र के। तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब यहां पर ये याद करना कमल, अब कमल का खिलता है, जन्म कहां लेता है कमल, पानी के अंदर, ठीक है ना। जय यानी जन्म लेना। तो ये जो जय शब्द हैं वो सब शब्दों के आगे लगा दो इनके, जैसे जलज, नीरज, ठीक है ना, तोयज और वारिज, अंबुज। तो जितने भी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं वो किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे। अब यहां पर बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द बनाना है तो इस शब्दों के पीछे अपन को क्या जोड़ देना है, जलद। पानी कौन देता है, बादल। जलद, नीरद, तोयद, वारिद और अम्बुद, ठीक है ना। तो अब आपको इसके बादल के भी पर्यायवाची शब्द याद होंगे। अब समुद्र के याद करना है तो कहीं से भी नदी नाला जितने भी पानी होता है कहीं से भी जाता है तो सब कौन धारण करता है, समुद्र धारण करता है। इसलिए इन शब्दों के आगे आपको क्या लगा देना है, दी लगा देना है, जलधि। लगभग एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जल्दी किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का है, समुद्र का है। जलधि, नीरधि, तोयधि, वारिधि और अमुदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लगभग एक जल के पर्यायवाची शब्द याद करने से आपको सारे ये जो पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे, कमल के, बादल के, समुद्र के और जल के। तो फिर आप इस प्रकार से कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप उसको गलत नहीं करोगे। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है कि विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है। अब विपरार्थक शब्द के बारे में हमने पहले प्रश्न में चर्चा करी थी कि ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विषाद, मृदु, वरदान और स्तुति, आह्लाद, इसमें आह्लाद शब्द आपका एकदम सही होगा, ठीक है ना। मृदु का मतलब होता मीठा, उसका कटु हो जाएगा, ठीक है ना। वरदान का अभिशाप हो जाएगा, अभिशाप, ठीक है ना। स्तुति का निग्ध्य हो जाएगा, निग्ध्य या निंदनीय, ठीक है ना। तो इस सब को अपन को पर्यायवाची शब्द ऐसे याद करने हैं। विषाद, विषाद का हो जाएगा आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर इसको एजीटीज पूछा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को सही नहीं दर्शाता है। यानी ऐसा कौन सा जोड़ा आपके यहाँ पे है जो विलोम शब्दों को सही नहीं दर्शाता है। अब पहला देखो, समूह का विमुख, गरिमा, लगिमा, संयोग, सुयोग, राग, विराग। अपन को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि समूह का विमुख होता है, सम्मुख सामने, विमुख का मतलब उसके उल्टे, ठीक है ना। गरिमा, लगिमा और सुयोग, संयोग और सुयोग, ये दोनों शब्द यहां पर विलोम शब्द नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों विलोम शब्द नहीं है। तो पहला आपका सी ऑप्शन इसका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राग का विराग एकदम बिल्कुल सही है। तो ये अपन को ऐसे ही याद रखना है।
अब आपको ऐसे ही इसको भी याद रखना, सम्मुख विमुख, गरिमा, लगिमा, राग विराग। अब कहीं पर भी आपको दूसरी बार ऐसा पूछा जाए तो इसको आप गलत नहीं करोगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। 17 नंबर प्रश्न है आपके चीर और चीर, चीर और चीर, ठीक है ना। शब्द युगम को अर्थ होता है, यानी शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। यहां पर दो शब्द दिए हुए हैं, उसको देख करके अपन को ढूंढना है कि चीर और चीर। तो यहां पर प्राकाष्ठ चमड़ा बी नंबर पे है, बहुत समय तक और वस्त्र सी पे है, सफेद और मुस्कान डी पे है, युद्ध और काल। तो यहां पर अपन का सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत समय तक और वस्त्र, ठीक है ना। चीर का मतलब वस्त्र होता है, चीर का मतलब यहां पर वस्त्र होता है, और यहां बहुत समय तक, चीर काल तक कहते हैं ना, चीर काल तक, तुम चीर काल तक जिंदा रहो, चीर काल। और यहां पर चीर, चीर का मतलब यहां पर है वृक्ष। यदि बड़ा ची आ जाता है वृक्ष याद रखना है, और ची छोटा आ जाता है यहां पर याद रखना है कि आपको लंबे समय तक जीवित, यानी लंबे समय तक रहने का अर्थबोध करवा रहा है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न लेते हैं 18वां। जहां गंगा यमुना बहती हैं वे शब्द वे देश उपजाऊ हैं, वाक्य है। अपन को ये ढूंढना है कि यहां पर गंगा, जहां गंगा यमुना बहती हैं वे देश उपजाऊ हैं। अब ये किस प्रकार का वाक्य है? साधारण है, संयुक्त है, मिश्रित है या निषेधात्मक है? अब निषेधात्मक तो बिल्कुल नहीं है, मना करने का भाव इसके अंदर कहीं नहीं दर्शा रहा है, ठीक है ना। साधारण वाक्य, जहां पर साधारण भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, इसमें है ये मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या जो है परिभाषा है कि जहां पर एक वाक्य एक प्रधान वाक्य हो और उसके बाद में आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर आपको मिश्र वाक्य लिखना है, ठीक है ना। वाक्य, पहले वाक्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हो जाते हैं, ये आपको पूछा गया है। पहला सरल वाक्य, ठीक है ना, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। तो यहां पर आपको मिश्र वाक्य ही पूछा गया है, मिश्र वाक्य। आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे वाक्य संबंधी प्रश्न के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कौन से विकल्प में आपको शब्द शुद्धि संबंधित सवाल पूछा गया है कि कौन सा विकल्प आपको यहां पर सही नजर आ रहा है। तो देखिए, प्रातः काल और अद्योपतन सी है, यहां पर बी है, ठीक है ना, बी, यहां पे सी। तो बी है यहां पे देखो कि विदुषी और श्रीमती, मूर्ति, रात्रि, वाल्मीकि और इकाई। यहां पर मूर्ति शब्द के अंदर जो है ती होता है वो छोटा आता है, तो ये बिल्कुल जो है शुद्ध नहीं है, ये पहले ही गलत हो गया। विदुषी के अंदर भी जो है विदुषी, यहां पर आपको मात्रा छोटी आएगी, तो ये भी गलत हो गया। और अधन पतन हो जाएगा, ठीक है ना, यहां विसर्ग लगेगा, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक बार वापस उसको देखिए, अध विसर्ग पतन, ठीक है ना। तो यहां पर विसर्ग आएगा, तो आपको ये भी बिल्कुल एकदम गलत है, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत है। तो पीछे क्या बचा? वाल्मीकि और इकाई, जो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न 20। अगला प्रश्न 20, इसमें देखो कौन सा 20 नंबर प्रश्न है? अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य संबंधी सवाल कई बार बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, इसके ऊपर कंफ्यूज होता है। तो देखिए कौन सा शब्द है, देखिए पहले वाक्य को पढ़ना है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। दूसरा वाक्य, हाथी पर हौद रख दो। तीसरे नंबर पर है, जया एक बुद्धिमान बालिका है। और डी नंबर है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ठीक है ना। अब इसमें तीनों ही वाक्य एकदम सही है। यहां पर जो है कौवा वृक्ष पर बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। यानी यहां पर क्या है, कौवा, यहां पर कौवा ऐसा आएगा, कौवा
वृक्ष पर बोल रहा है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है ना। और कुख्यात, कुख्यात जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसको कुख्यात कहते हैं, तो ये वाक्य एकदम सही हो जाएगा। और सुविख्यात कहते हैं जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं 21 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है, यानी जो ऐसा मुहावरा आपको दिखाना है, बताना है, उसका अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, यानी बहुत ज्यादा लालसा किसी वस्तु को पाने के लिए। तो यहां पर पहला ऑप्शन है आंखों में गड़ना, 2 नंबर है आंखें चार होना, 3 नंबर है आंखों में खून उतरना, और 4 नंबर है इसका डी नंबर है आंखें खुलना। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों में गड़ना, यानी कोई वस्तु पाने की जो इच्छा होती है इतनी उत्कृष्ट हो जाती है या उत्कृष्ट हो जाती है कि आपको उसको पाने की एकदम आंखों के अंदर, आंखों में गड़ जाती है वो चीज, आंखों में चुभ जाती है, कहने का मतलब हो गया। आंखें चार होने का मतलब हो गया कि प्रेम होना, आंखें चार होना, ठीक है ना। और आंखों में खून उतरना अर्थात एकदम बदला लेने की भावना तीव्र हो जाना, आंखों में बदला लेने की भावना तीव्र हो जाना। आंखें खुलने का मतलब हो गया वो सावचेत हो जाता है, मतलब वो एकदम जागृत हो जाता है, सावचेत हो जाता है। तो अब 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखो कि कोस कोस पर बदले पानी चार, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर। अब यहां पर ये जो आपके सामने बासी की कई दी हुई है, इसको आपको पूरा करना है, खाली जगह दी हुई है उसको पूरा करना है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन को ढूंढना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका होगा बोली। अब इन चारों ऑप्शनों पर एक बार थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वो होती है ध्वनि। आपके जहन में आएगा लिखित इकाई क्या होती है? लिखित जो इकाई होती है सबसे छोटी वो होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा के बारे में, भाषा यानी जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तरीका होता है भाषा के लिखने का, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो लगे हाथ, इसको भी अपन को एकदम याद रख लेना है। तो चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से अशुद्ध आरक्षित खंड है। आरक्षित खंड का मतलब हो गया कि ऐसा आपको खंड यहां पर देखना है कि जो सही नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि क और से स बना है, त और र से त्र बना है, ग और यज्ञ ये बना हुआ है, और स और र से स बना हुआ है। तो अपन को सबसे पहले ये देखना है कि अपन को यदि संयुक्त वर्ण यदि अच्छी तरीके से याद है तो ये ऑप्शन अपन आसानी से कर सकते हैं। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से बनने वाला वर्ण। अपन संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण स, त्र, ज्ञ और स, ये चार होते हैं, वो संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण। अब इसका मेल कैसे होता है? इसका मेल ये बनता है क और स से। स, त और रे के मेल से बनता है त्र, और ज और य के मेल से बनता है ज्ञ, और आगे है स और र के मेल से बनता है स से सर्वण। तो अपन यहां पर बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है, तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है। और यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अशुद्ध बना हुआ है, इसका कोई शुद्ध खंड नहीं है। चले इसके बारे में अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपन के सामने है कि तत्सम तद्भव का अशुद्ध युगम है। युगम का मतलब हो गया जोड़ा, और अशुद्ध का मतलब हो गया जो एकदम शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन देखते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं?
अपन को पता होना चाहिए कि हमारी जो भाषा थी सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत थी। तो संस्कृत से जो हिंदी में शब्द असली रूप में आए, असली रूप, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी ने उसको अपना लिए, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। और जिसका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किया गया उसे कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है ना, यहां पर इसको हमने अब देख लिया। अब देखो, अक्षु एक, अज्ञानी अनजान, अज्ञानी धीरे धीरे जो एकदम तत्सम शब्द है, और तद्भव हो गया इसका अनजाना। सही शब्द इला, इसको धीरे धीरे हमने इलायची शब्द तक ले गए। ठीक है ना, इलायची। और इक्सु घना होता है ना, घना, उसको इक्सु भी कहते हैं, और इसको ईक भी कहते हैं। ठीक है ना, सही शब्द तो इक्सु है, धीरे धीरे हमने उसको इतना जो है शब्द के अंदर इतना हमने उसको काम में लिया कि वो तद्भव बन गया इक्सु, ईक हो गया इसका। अब यहां पर जो चौथा ऑप्शन है आपके सामने वो है दधी और दूध। अब देखना, दधी का मतलब क्या होता है? दधी का मतलब होता है दही, दधी है नहीं, दही, ये दही, दही का तत्सम है। ठीक है ना, दूध का नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल, यहां पर अशुद्ध युग्म है इसका, दूध का नहीं, दुग्ध हो जाएगा। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध। ठीक है ना, ये इसका सही जो है रूप हो जाएगा, दुग्ध, दूध। आगे हम चर्चा करते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। उसने लड़ाई की, वाक्य में काल भेद क्या है? हमें पता है कि काल हिंदी के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है ना, तो यहां पर अब चर्चा करते हैं कि ये जो वाक्य किस क्या कह रहा है। उसने लड़ाई की है, उसने लड़ाई की है, तुरंत अभी अभी की है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, जहां पर तुरंत जो घटना घटित हो जाती है और उसमें ज्यादा समय नहीं बीतता है, वहां पर जो है कौन सा? आसन भूतकाल होगा। तो अभी हमारे सामने हमने लगभग 25 प्रश्न देखे हैं, और 25 प्रश्नों में हमने जो विभिन्न प्रश्नों के उत्तरमालाओं को अच्छी तरीके से देखा है, समझा है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।